हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 3 दो चरों में रैखिक समीकरण। देखो अध्याय 3 थोड़ा सा आपका क्लास 9 के साथ रिलेटेड है। क्लास 9 में आपने पढ़ा था दो चरों में रैखिक समीकरण, उसका सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। आप उसमें ग्राफ बनाते थे पॉइंट्स पुट करके। देखो दो चर हैं, दो चर एक्स वाई हो सकते हैं, यू भी हो सकते हैं, टी डब्ल्यू जो भी आप लेना चाहें हो सकते हैं। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहां पर आप देख सकते हो एक चर तो x है, दूसरा चर y है। दो चरों में रैखिक समीकरण। ये रैखिक शब्द क्यों आ रहा है आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये रैखिक शब्द क्यों आ रहा है। देखिए रैखिक इसको इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ एक लाइन बनती है, एक रेखा बनती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। देखिए जैसे इसका ग्राफ बनाना है, आपने क्लास 9 में इसका ग्राफ बनाया है, तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यूज लेते हैं, y की वैल्यूज लेते हैं और उसको ड्रॉ करते हैं। देखते हैं कैसे बनेगा। यहां पर हमने x लिया, यहां पर y लिया। देखो यहां से देखें तो y इज इक्वल टू हो गया 2 माइनस एक्स। अगर हम x को पुट करें 1 तो y बराबर 2 माइनस 1 यानी 1। अगर हम पुट करें x बराबर 2 तो कितना हो जाएगा, y बराबर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहां पे पुट करें इफ x इज इक्वल टू 4 सो y बराबर 2 माइनस 4 यानी y बराबर -2। कोई भी 3-4 पॉइंट आप ले लो और उनको यहां पर हम प्लॉट कर लेते हैं। तो यहां पर हम जैसे मान लो लिखा, अगर x 1 है तो y 1 आ गया। अगर x को 2 लिया तो y कितना आ रहा है आप देख सकते हो। अगर आपने x को 2 लिया तो y आ गया 0। अगर आपने x को लिया 4 तो y आ गया -2। अगर मैं यहां पे x को ले लूं कि x 0 है तो y कितना हो जाएगा, यहां पे पुट करोगे तो y 2। अगर मैंने यहां पे ले लिया कि x बराबर -2 है तो ये y कितना हो गया, 2 माइनस -2 यानी y बराबर 4। तो यहां पर -2, यहां पर 4। इस तरीके से हमें 5 पॉइंट मिल गए हैं। इसकी मदद से हमें बनाना है ग्राफ। देखिए कैसे बनेगा ग्राफ। ये दो अक्ष बनाते हैं, एक x अक्ष होगी एक y अक्ष होगी। ये हमारी दो अक्ष हो गई। अब ओरिजिनल जो आपको ग्राफ पेपर है वो मिलेगा एग्जाम में, आपको उस पर बनाना होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको उस ग्राफ पेपर का फील दे देता हूँ। ये पॉइंट हमारा 0, x भी 0 है, y भी 0 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ 4, यहाँ 5। इसी तरीके से यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4। x अगर 1 है तो y भी कितना होगा, 1। x अगर 2 है, x अगर 1 है तो y 1, x अगर 2 है तो कितना होगा, x अगर 2 है तो y 0 यहाँ पे आएगा पॉइंट। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 का मतलब x अक्ष होता है। फिर दूसरा क्या है कि अगर आपने x को 4 पुट किया तो y कितना आ रहा है, -2, यानी यहाँ पे x 4 y -2 ये पॉइंट होगा। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अगर x 0 है तो y 2 है। x 0 होने का मतलब होता है y अक्ष, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट ये हो गया। फिर x अगर -2 है तो y कितना है, 4, यानी कि यहाँ पे x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 4 ये हो गया। इन सभी को ज्वाइन करते हैं हम इस तरीके से। अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक रेखा मिलेगी, इसीलिए हम इसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। ये हमें क्या मिल रही है, एक रेखा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ है इसका वो एक रेखा को निरूपित करता है। और अगर ये रेखा को निरूपित करता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब है कि इसको हम रैखिक समीकरण बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलें। देखिए अगर हमारे पास दो रेखाएं हैं तो उन दो रेखाओं में क्या क्या हो सकता है। देखें मान लो कि वो दो रेखाएं इस तरीके से हो सकती हैं, एक बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करें
या हो सकता है दोनों रेखाएं इस तरीके से समांतर हो, जैसे कि रेल की पटरियां आपस में समांतर चलती हैं, तो इस केस में ये समांतर रेखाएं हो सकती हैं। इस केस में ये कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो सकती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। या फिर हो सकता है कि दोनों संपाती रेखाएं हो जाएं, संपाती मतलब एक के ऊपर एक। तो दिख तो रही नहीं आपको दूसरी वाली, तो इनको क्या बोलेंगे हम, संपाती रेखाएं। तो इस केस में हम इनको बोल सकते हैं संपाती रेखाएं। अब रेखा और समीकरण दो अलग अलग चीजें हैं। तो अगर मैं देखूं प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब ये किसी एक समीकरण को निरूपित करेगी, ये किसी दूसरे समीकरण को निरूपित करेगी, और दोनों की दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों रेखाओं पर एक उभयनिष्ठ बिंदु है, यानी कि दोनों रेखाओं का एक उभयनिष्ठ हल जरूर होगा। वो क्या होगा, ये बिंदु जो भी है, तो दोनों रेखाओं का ये हल होगा। अब यहां से देखें समांतर है, तो ये दोनों रेखाएं में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं आ सकता, दोनों अलग अलग जा रही हैं। अगर कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं आ सकता है तो हम कह सकते हैं कि इस केस में इन दोनों समीकरणों का, रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। यहां पर हम देखें तो उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु है, तो हम क्या बोले, अगर उभयनिष्ठ बिंदु है इसका मतलब एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है, ऐसा बोला जा सकता है। परंतु चूंकि यहां पर रेखाएं समांतर हैं, अतः ये कभी भी नहीं मिलेंगी, तो इस केस में कोई हल नहीं होगा। अब अगला वाला, यहां पर तो भैया दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर निरूपित हैं, इसका मतलब दोनों जो है सेम ही होगी। तो इस केस में इनकी कितने बार मुलाकात होगी, एक के ऊपर एक है तो हर जगह मुलाकात हो रही है, तो इस केस में इनके अनंत हल होंगे, इस केस में इनके अनंत हल होंगे। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तीन केस बनेंगे, हो सकता है कि उनका अद्वितीय हल हो, यानी रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हो सकता है कि रेखाएं समांतर हो, उनका कोई भी हल नहीं होगा, हो सकता है रेखाएं संपाती हो, उनके अनंत हल हो। यदि दो रैखिक समीकरणों का हल होता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो संगत है, यदि उसका हल नहीं है तो वो असंगत होगा। अब थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं इसमें, देखिए कैसे करें। मान लेते हैं कि दो रेखाएं हैं, पहली रेखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और दूसरी रेखा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। हमें देखना है कि किस केस में इसका अद्वितीय हल होगा, किस केस में हल नहीं होगा, और किस केस में अनंत हल होंगे। देखिए इनको हम चेक कर सकते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 की मदद से। तो पहला केस है, पहली जो शर्त है हमारी, यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आता है, यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये कंफर्म है कि इन दोनों रेखाओं का अद्वितीय हल होगा। तो इन दोनों रैखिक समीकरणों का अद्वितीय हल होगा, ये बात कंफर्म है कि इनका अद्वितीय हल होगा। लेकिन अगर ऐसा हो केस 2 कि यदि a1 अपॉन a2 a1 बटे b2 b1 बटे b2 के बराबर हो जाए, a1 अपॉन a2 b1 बटे b2 के बराबर, लेकिन वो c1 बटे c2 के बराबर ना हो, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है, लेकिन वो c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, तो इस केस में रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कब? अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले केस की, केस 3। इसमें क्या होगा, यदि a1 अपॉन a2 a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तब क्या हुआ, दोनों रेखाएं एकदम सेम हो जाएंगी और इस केस में इसके अनंत हल होंगे, दोनों संपाती रेखाएं होंगी और इस केस में इसके अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे इस केस में। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। देखो ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरा,
अगर हमारे पास दो समीकरण है, अगर वो किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं तो वो उसका एक हल होगा। तो हम ग्राफ बनाएंगे, पहली वाली रेखा का ग्राफ बनाया, दूसरी वाली रेखा का ग्राफ बनाया, यानी पहला जो समीकरण था उसका ग्राफ आएगा, दूसरे समीकरण का। जिस बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करेंगे हम देख लेंगे ग्राफ से कि कौन सा बिंदु है, वो बिंदु उन दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल होगा। यदि हमने देखा कि मान लो वो दोनों कहीं पे भी मुलाकात नहीं हो रही है, दोनों के दोनों समांतर जा रही हैं, तो कोई हल नहीं होगा। दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक जा रही है, संपाती हैं, तो वहां पे अनंत हल होंगे, हम ग्राफ से देख सकते हैं। तो अगला है ग्राफ द्वारा समीकरणों का हल। ग्राफ द्वारा समीकरणों का हल। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करें एक बार समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई दो समीकरण है। पहला समीकरण कुछ ऐसा है, 3x + 4y - 7 = 0। अगला है 2x + 3y - 5 = 0। हमें इन दोनों का हल ज्ञात करना है, किसके थ्रू? ग्राफ के द्वारा। तो सबसे पहले आप इसका ग्राफ बनाएंगे, दूसरा आप इसका ग्राफ बनाएंगे। इन दोनों के हमें ग्राफ बनाना है और फिर ग्राफ बना के दोनों का हल ज्ञात करना है। देखिए कैसे ग्राफ बनाएं और कैसे हम इनको हल करें, एक बार आप समझिए। सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारा ग्राफ पेपर हो गया। ये आपको जो भी काम मैं बता रहा हूँ ओरिजिनल ग्राफ पेपर पे करना है। यहाँ पर मैंने ग्राफ पेपर नहीं लिया हुआ है, तो मैं इस तरीके से बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4, यहाँ पर -5। ये कितना होगा? 0,0। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों रेखाओं के लिए हम इस टाइप से बॉक्स बना लेते हैं, जहाँ पर हम इनके मान रखें। देख लेते हैं भाई कैसे बनेगा। तो इस तरीके से बन गया। ये बना लेते हैं हम ऐसे। सबसे पहले वाले के लिए तो यहाँ पर मान लो x के मान रखना है, यहाँ पर y के मान रखना है। 2 या 3 मान देख लेते हैं या 4 मान देख लेते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। कोई ऐसा मान जरूर आना चाहिए जहाँ पे दोनों सेम हो रहे हो, नहीं तो उसके बिना हम हल कैसे ज्ञात करें। यहाँ पे रखा x, यहाँ पे रखा y। देखिए मैं पहली रेखा की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। पहले रेखा में मान लेते हैं मैंने x को यहाँ पर 0 रखा। x अगर 0 है तो y कितना हो जाएगा? 7/4। अगर मैंने यहाँ पे x को रखा 1 तो y कितना हुआ? 1। x को अगर 2 रखें तो 3 दूना 6 प्लस का 4y -7 = 0। 4y = 6 - 7, यानी यहाँ पे ये y = 1/4। तो यहाँ पर अगर x को 2 रखा तो y आ गया 1/4। इसी तरीके से आप कोई नकारात्मक मान भी रख सकते हैं। मान लें कि हमने x को -1 रखा पहले वाले समीकरण में, तो कितना बनेगा? -3 प्लस का 4y -7 = 0। सो 4y ये हो जाएगा -10। 4y -10 = 0। सो 4y = 10, y = 2.5। यानी कि अगर मैंने x को -1 रखा तो ये कितना हुआ? 5/2। आगे चलें। अब ये जो हमारे पास x और y के मान आए, इनको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर लेते हैं। 7/4 यानी 2 से थोड़ा सा कम, 1.75 मान लो यहाँ कहीं आ रहा होगा, यहाँ कहीं। और x कितना है? 0, मतलब कि ये x अगर 0 है, y 7/4 है, तो x 0 मतलब y x पे, तो यहाँ कहीं बिंदु आएगा। बिंदु को हम चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं। अगला क्या है? x को आपने 1 रखा तो y भी कितना आया? 1, मतलब बिंदु यहाँ कहीं आ रहा होगा। अब थोड़ा और आगे चले, x को मैंने 2 रखा तो y कितना? 1/4। x 2 y 1/4, यहाँ कहीं बिंदु आएगा। फिर आगे चले हम, x को हमने 2 रखा तो 1/4, x को रखा -1, x को -1 रखा तो y 5/2,
y 5/2 दोनों के बीच में, इधर -1, तो यहां कहीं बिंदु आएगा। इनको ज्वाइन कर लें। इन बिंदुओं को अगर हम ज्वाइन करें तो ये बिंदु इस तरीके से जाएंगे कुछ, ये एक रेखा का निर्माण करेंगे, तो ये हमारी रेखा हो गई। अब ये तो हमने पहले वाले समीकरण के लिए पूरा बनाया, इसको हम फर्स्ट नाम दे दें। इसी तरीके से हमें दूसरे वाले समीकरण के लिए बनाना है। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम समीकरण 2 की बात करते हैं। समीकरण 2 में अगर x को मैं 0 पुट करूं तो यहां पर कितना हो जाएगा, 0 + 3y - 5 = 0, 3y = 5, y = 5/3, यानी x को 0 पुट करने पर y 5/3 आ रहा है। यहां पर x को मैं 1 पुट करता हूं तो 2 × 1 + 3y - 5 = 0, तो ये 2 है, ये माइनस का 5 है, कितना बचा, 3y - 3 = 0, तो y = 1 आ जाएगा। x = 1, y = 1। इसी तरीके से मैं यहाँ पर x को 2 पुट करता हूँ, सो 2 × 2 4 + 3y - 5 = 0, 4 - 5 + 3y = 0, 3y = 1, y = 1/3, यहाँ पर माइनस का 1 आएगा, आप उसको पक्षांतरण करके दाहिने हाथ की तरफ लेके जाओगे तो ये इस तरीके से, यानी x को 2 रखोगे तो y 1/3। इसी तरीके से अगर मैं कोई एक नेगेटिव वैल्यू ले लूं, नकारात्मक, तो x = -1 रखा, तो यहाँ माइनस का 2 प्लस का 3y - 5 = 0, 3y -5 - 2 माइनस का 7, तो ये 3y - 7 = 0। इस 7 का पक्षांतरण करते हैं हम, तो यहाँ पर अगर ऋणात्मक है तो यहाँ पे जाके धनात्मक, y = 7/3 हो जाएगा, यानी x को अगर आपने -1 रखा तो y 7/3 आ गया। इस तरीके से हमने इसके लिए भी अपनी तालिका बना ली। अब ये जो बिंदु हैं इनको हम निरूपित करते हैं संख्या रेखा पर और इस ग्राफ पे। तो x 0 है, y 5/3, 5/3 2 से थोड़ा सा कम होता है, 1.66, ये था 1.75, ये 1.75 था, 1.66 यहाँ कहीं आएगा, क्योंकि y 0 है, y 0 का मतलब होता है x अक्ष, ये आ गया। x = 1 पे y = 1 है, मतलब ये तो दोनों एक ही, जो यहाँ पे भी आप देखें तो 1,1 आ रहा था, इसमें भी 1,1 आया। x को 2 पुट किया तो y 1/3 आया, x को 2 पुट करने पे y 1/3, तो ये लगभग यहाँ कहीं जाएगा। x को -1 पुट किया, y 7/3, x को -1 पुट किया, यहाँ तो 5/2 था, यहाँ पे 7/3, मतलब यहाँ कहीं आएगा, थोड़ा सा 2 के ऊपर है, इस तरीके से। तो इस लाइन को हम ऐसे ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर तो ये सेम, और यहाँ पर देखें तो ये इसके, तो दोस्तों इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। आप देख सकते हो 1,1 इनमें उभयनिष्ठ बिंदु है, तो चूंकि 1,1 उभयनिष्ठ बिंदु है, अतः उभयनिष्ठ बिंदु है, अतः x = 1 एवं y = 1 इसका एक अद्वितीय हल होगा, इसका एक अद्वितीय हल होगा। ये हमें इस तरीके से ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.1। पहला सवाल कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं आप सबने क्लास 8 में, क्लास 9 में पढ़े होंगे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x है एवं उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y है, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y है। तब
प्रश्नानुसार, तब प्रश्न के अनुसार 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। अब फ्लैशबैक में जा रहे हैं हम, 7 वर्ष पहले क्या होगा, आयु 7 साल से कम हो जाएगी। आफताब की आयु, आफताब की आयु बराबर x माइनस 7। आफताब की पुत्री की आयु, आफताब की पुत्री की आयु बराबर कितना हो जाएगा, ये y माइनस 7। अब हमसे क्या बोला है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि जो आफताब है वो इसकी 7 गुना आयु के बराबर है। इसको अगर हल करें तो x माइनस 7 बराबर 7 का गुणा हुआ तो 7y माइनस 7 गुणे 7, यानी x माइनस 7 बराबर 7y माइनस का यहां पर कितना हुआ 49। इसको आगे हल करें तो क्या मिलेगा, x बराबर 7y माइनस 49, इसका पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 7, यानी अब इस x का भी पक्षांतरण कर देते हैं तो 7y माइनस x माइनस 42 बराबर 0। इस पूरे को अगर अभी नकारात्मक संख्या से गुणा कर दें तो हमको ये मिल जाएगा x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। फिर उसने बोला है कि 3 वर्ष बाद, अब के 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो देख लेते हैं हम। अब हम बात करते हैं 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी होगी। आफताब की आयु बराबर कितनी, x प्लस 3 वर्ष, और पुत्री की आयु, इसकी जो पुत्री है इसकी पुत्री की आयु कितनी होगी, ये हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष। अब उसने क्या बोला है, प्रश्न में हम देखें तो उसने ये बोला है हमसे कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि अब जो नया वाला भविष्य में हम गए हैं आगे, उसके हिसाब से जो आफताब की आयु है वो उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, सो x बराबर 3y प्लस 9, इसको इस साइड लेके आए तो माइनस का 3, यानी x बराबर 3y प्लस का 6। x को यहाँ पक्षांतरण कर दें या इसको पूरे को यहाँ, तो x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। हमने इसको पक्षांतरण किया हुआ है 3y को और 6 को, तो यहाँ धनात्मक है यहाँ के ऋणात्मक। अब एक ये समीकरण है, दूसरा ये समीकरण है, तो हमसे बोला गया है कि इन दोनों समीकरणों को बीजगणितीय रूप में लिखो। तो बीजगणितीय रूप ये हो गए दोनों के। फिर इनका ग्राफीय रूप, ग्राफीय रूप कैसे, दोनों के ग्राफ बनाना पड़ेंगे, बना लेते हैं। एक तो ये हो गया, एक ये लिखा हुआ है, इन दोनों के ग्राफीय रूप हमें देखना है। x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 और x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है ग्राफीय रूप से। देखिए दोस्तों, ग्राफीय रूप में लिखने के लिए क्या करें, फिर से वही टेबल बनाएंगे। x y दोनों समीकरणों के लिए अलग अलग बनेगी, तो बना लेते हैं हम। यहां पर मान लो ये समीकरण 2 के लिए है और इस तरफ बना लेते हैं हम समीकरण 1 के लिए। ये वाला समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 में क्या होगा, इधर बना देते हैं हम इस तरीके से, ये बन गई x और ये y। समीकरण 1 की बात कर रहे हैं, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 है। अगर हम यहां पर x को 0 रखें तो माइनस का 3y माइनस 6 बराबर 0, 3y बराबर माइनस का 6, y बराबर माइनस का 2। x को 0 रखा, y कितना माइनस 2। अगर हम x को 1 रख दें तो कितना होगा, 1 माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, यानी माइनस का 3y माइनस का 5 बराबर 0। तो 3y बराबर माइनस का 5, y बराबर माइनस का 5/3। अगर ये 1 है तो ये माइनस का 5/3 है।
इसी तरीके से मैं x को 2 ले लेता हूं। x को 2 लेंगे तो कितना बनेगा, 2 माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। 2 माइनस 6 यानी कि माइनस का 4 बराबर 0। सो 3y बराबर माइनस का 4, y बराबर माइनस का 4 बटे 3। तो यहां पर हो गया 2, यहां माइनस का 4 बटे 3। इसी तरीके से अगर मैं x को 3 ले लूं तो क्या होगा, यहां से देख सकते हैं 3 माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि कितना हुआ, माइनस का 3y माइनस का 3 इक्वल टू 0, y आ गया -1। x बराबर 1 पे y -1 आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसका भी रूपांतरण कर लेते हैं समीकरण नंबर 2 का। इसके लिए हम एक अलग कलर ले लेते हैं ताकि अलग दिख जाए हमें। ये कलर ले लिया हमने। तो यहां पर देखें x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। x को हमने 0 रखा तो माइनस का 7y प्लस 42 बराबर 0, यानी 7y बराबर 42, y बराबर 6। x अगर 0 है तो y हो गया 6। अगर यहां पर मैं x को पुट कर दूं, सपोज करें 1, तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। तो 7y बराबर 43, y बराबर 43/7। ये हो गया 43/7। इसी तरीके से आप y को 0 पुट कर दो। y को 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, x बराबर -42। तो यहां पर 0, यहां पर -42। इसी तरीके से आप चाहो तो y बराबर 6 पुट कर दो। कैसे, ऐसे अंदाजा लगा के। तो x माइनस 42 प्लस 42 बराबर 0, यानी x बराबर 0। तो एक हल हो गया इसका, ये हम पहले ले चुके हैं। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब हमें इनके ग्राफ बनाना है। देखिए कैसे बनेंगे। देखिए दोस्तों, अब इनको हमें एक एक करके दोनों को प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम इसको प्लॉट कर लें, समीकरण नंबर 2 को। जब x 0 है तो y कितना, 6 आ रहा है। x 0 y 6, मतलब कहां पर, कौन सी x पर आएगा, ये y x पर। अब देखिए हमने इतने बड़े मान तो लिए नहीं है, तो थोड़ा सा हमें और आगे चलना पड़ेगा। यहाँ 5, यहाँ पर 6, मतलब ये बिंदु यहाँ कहीं आ रहा होगा। फिर x को अगर 1 पुट किया तो y कितना, 43/7, मतलब 6 से थोड़ा बड़ा। तो इस बिंदु को देखें तो यहाँ कहीं आएगा। x को फिर -42 लोगे तो ये, तो मान लो कि यहाँ कहीं -42 आ रहा है। तो इस तरीके से ये तीनों बिंदु हम ज्वाइन कर दें तो एक ऐसी रेखा बन जाएगी ये। फिर दूसरा हम देखें, x को 0 पुट किया तो y कितना, -2। x बराबर 0, y बराबर -2। इसको हम किसी और रंग से ले लेते हैं, ये हरा रंग ले लिया। x बराबर 0, y बराबर -2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। x बराबर 1, y बराबर -5/3, तो माइनस का 5/3 यहाँ कहीं पे आएगा, ये हो गया यहाँ पे। x बराबर 2, y बराबर -4/3, मान लो कि यहाँ कहीं आएगा। फिर अगला x बराबर 1, y बराबर x बराबर -1, y बराबर -1, तो ये कहीं और आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऐसा कुछ जाएगा। ये लाइन इधर हो सकता है आगे पीछे मिलती हो, हम कुछ कह नहीं सकते अभी। तो ये इसका ग्राफीय निरूपण है, ग्राफीय निरूपण। इसको आप ग्राफ पेपर पे करेंगे तो आपको और अच्छे से दिखेगा ये, और अच्छे तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। ये एक रफ स्केच मैंने बनाया हुआ है, ग्राफ पेपर पे आप और अच्छा बना सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी 1300 रुपए में। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य 6 रुपए, y रुपए है। एक गेंद का मूल्य y रुपए है। तब 3 बल्लों का मूल्य
3 बल्लों का मूल्य कितना हो गया, बराबर 3x। 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, 6 गेंदों का मूल्य बराबर 6y। तो 3 बल्लों का मूल्य और 6 गेंदों का मूल्य बराबर कितना है, 3900। कैसे, प्रश्नानुसार। इसी तरीके से एक बल्ला और 3 गेंद है, एक बल्ला और 3 गेंदों का मूल्य कितना है, 1300। तो ये हमारे पास 2 समीकरण है। ये तो इनका बीजगणितीय रूप हमने लिख दिया। ये कौन सा रूप हुआ, बीजगणितीय रूप। अब हमें देखना है कि इनका ज्यामितीय रूप कैसे होगा। तो ज्यामितीय रूप के लिए हमें यहाँ पर इनके ग्राफ बनाने पड़ेंगे। तो फिर से हमारी वही कंडीशन है, देख लेते हैं कैसे ग्राफ बनेंगे। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं पहले समीकरण 1 की। 3x + 6y बराबर 3900। अब अगर मैं यहाँ पर x को पुट करूँ, सपोज करें 1, या फिर कुछ बड़ा नंबर ले लेते हैं क्योंकि 3900 जा रहा है, तो हम x को कुछ ऐसा 10 का मल्टीपल ले लेते हैं। या मान लो मैंने x को लिया यहाँ पर 100। x को अगर मैं 100 ले लूँ तो यहाँ पे कितना होगा, 300 + 6y बराबर 3900। यानी कि ये कितना हो जाएगा, अब 6y बराबर 3900 माइनस का 300, तो 6y बराबर कितना हो गया, ये 3600। 6 से काटे तो y बराबर 600। यानी जब आप x को 100 लोगे तो y कितना मिलेगा, 600। इसी तरीके से अगर मैं x को यहाँ पर ले लेता हूँ 200, तो x को 200 लेने पर ये कितना हुआ, 600 + 6y बराबर 3900। यानी 6y बराबर हो जाएगा 3300। y कितना आएगा, 550। इसी तरीके से आप x को और कुछ ले सकते हो। मान लो x को लिया मैंने 1200, तो 1200 × 3 + 6y बराबर 3900। यानी 6y बराबर ये हो गया 3600, तो 3900 माइनस 3600, 6y बराबर 300, y बराबर 5। तो इस तरीके से आप देखो अलग अलग केसेस बन सकते हैं। x को 200 तो यहाँ पर कितना, 550। और अगर मैंने x को यहाँ पे बढ़ा दिया, मान लो 1200, तो ये 5 बचा। कोई बीच वाला केस ले लेते हैं। अगर मैंने x को लिया, मान लो कि आपको 400, तो ये कितना बनेगा, 3 × 400 + 6y बराबर 3900। तो 6y बराबर 3900 माइनस 1200, y बराबर कितना हो जाएगा, 2700, यानी कि 450। तो यहां पर कितना ले ले हम, x बराबर 400, y बराबर 450। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो देखो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू हम ग्राफ पेपर पे नहीं बना सकते, हमें इसकी स्केलिंग करनी पड़ेगी। कैसे, देखिए। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर स्केलिंग करी है। जो 1 होता था उस 1 को मैंने मान लिया, मतलब जो 2 बॉक्सेस के बीच में एक छोटा सा पार्ट आता है उसको हमने 100 मान लिया। तो ये 100, 200, 300, और इस तरीके से डॉट डॉट करके इसको 1200 ले लिया। मतलब बीच में गैप है तो इसको जनरली ऐसे कर देते हैं हम। इसका मतलब ये आपने सिकुड़ दिए। अब देखें आगे, जब x 100 है तो ये कितना है, 600 यहां पर। जब x 200 है तो ये कितना है, 550, मतलब यहां पर। उसके बाद जब x हमारा 400 है तो ये कितना है, 450। 450 मतलब यहां कहीं आएगा, 550 थोड़ा ऊपर आएगा। तो इस तरीके से हमने तीनों पॉइंट बना लिए। ये कितना है, x = 100 पे 600, 200 पे 550 और 400 पे 450, 1200 पे 5, मतलब यहाँ बहुत नीचे आएगा। तो हम इन पॉइंट को इस तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं एक सीधी रेखा में। तो ये इसका कुछ ऐसा ग्राफ होगा, पीछे भी जाएगा। अब हम दूसरे वाले पे आते हैं। x + 3y बराबर 1300। यहाँ पर भी बड़े बड़े मान आने वाले हैं, तो यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसे 100 के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो अगर मैं x को 100 ले लूँ तो 100 + 3y बराबर 1300। 100 को यहाँ लेके आओगे, 3y बराबर 1300 माइनस का 100, तो 3y बराबर 1200, y बराबर 400। यानी कि x को आप 100 रखोगे तो ये 400 हो जाएगा।
इसके बाद हम x को ले लें, सपोज करो कितना कुछ ऐसा कि इसके साथ कैंसिल हो। मान लो कि हम 400 ले लें। अगर x को 400 लोगे तो 400 प्लस 3y बराबर 1300। तो 3y बराबर कितना 900, y बराबर 300। तो यहाँ पर 400, यहाँ पर 300। इसी तरीके से मान लो मैंने x को ले लिया 700। अगर आप x को 700 लोगे तो ये कितना होगा 700 प्लस 3y बराबर 1300। 700 उधर जाके घट जाएगा तो 3y बराबर 600, y बराबर 200। तो यहाँ पर हमें तीसरा बिंदु मिल गया 700 और 200। इन तीनों बिंदुओं को हम इस पे रख देते हैं। 100 और 400 मतलब ये आ गया। 400 पे 300, ये इधर 400, ये इधर 300। 700 पे 200, इधर कहीं 700 आ रहा होगा, उस पे 200। तो ये मैं इस तरीके से बना लूँ कि इस तरीके से कुछ जाएगा। तो ये ग्राफ इसका ऐसे आगे हो सकता है, ये कट करें। ये इनका ज्यामितीय निरूपण है, ज्यामितीय निरूपण। अब हम प्रश्न 3 पे आते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो सेम यहां पर भी माना कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए है तथा एवं 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए है। तब प्रश्नानुसार, अब देखिए 2 किलोग्राम सेब का मूल्य, 2 किलोग्राम सेब और साथ में 1 किलोग्राम अंगूर कितना आ रहा है 160। 2 किलोग्राम सेब मतलब 2x रुपए लगेंगे, 1 किलोग्राम अंगूर मतलब y बराबर 160। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से 4 किलोग्राम सेब मतलब 4x, 2 किलोग्राम अंगूर 300, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। तो ये तो इसका बीजगणितीय रूपांतरण हो गया। इसको हम क्या बोले, बीजगणितीय रूपांतरण। इसको कह सकते हैं हम बीजगणितीय रूपांतरण। अब हमें यह देखना है कि बीजगणितीय रूपांतरण के अलावा ज्यामितीय रूपांतरण कैसे होगा। देखिए उसको हम सॉल्व करते हैं। फिर से वही हमें ग्राफ बनाने पड़ेंगे। तो इस बार हम देखते हैं ग्राफ। पहले समीकरण नंबर 1 के लिए इधर x इधर y, तो आप देख सकते हो 60 थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, तो कुछ ऐसे देखें कि आसान बन जाए। कोई 10 के मल्टीपल लेना पड़ेंगे आपको। मान लो मैंने यहां पर पुट किया x इक्वल टू 20, तो ये कितना हो गया 40। यहां पर जाकर कितना बचा 120। x को मैंने पुट कर दिया सपोज करो 50, तो y कितना 50 दूनी 100, 160 माइनस 100 यानी कि 60। फिर इसी तरीके से मान लो कुछ और ले लें। x को आपने ले लिया 80 या x को ले लिया 70, तो y बचेगा 20। 3 बिंदु हमारे लिए पर्याप्त है। अब हम आगे चलें। इसके लिए बना लेते हैं हम टेबल। इधर पे x और y ले लेते हैं समीकरण 2 के लिए। तो यहाँ पर x और यहाँ पर y, ये x है ये y है। अगर x को आप पुट कर दो कुछ, मान लो कि चलो 20 ही ले लें, तो 20 चौको 80, 300 में से 80 चला गया तो कितना बचा 220। 220 को 2 से भाग दें तो 110। उसके बाद अगर मैं इसको ले लूँ 50, तो ये 200 हो जाएगा। अगर मैंने इसको लिया 50 तो 2y इक्वल टू 100, ये भी कितना आ गया 50। अगर मैं इसको ले लूँ सपोज करो कुछ 70, तो 70 चौको 280, यहाँ पर कितना बचेगा 10। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ में थोड़ा सा स्केल हमें यहाँ पे बड़ी लेनी पड़ेगी। मैं 20-20 की स्केल ले लेता हूँ ताकि हम पूरा जो हमने बिंदु लिए हैं वहां तक पहुंच सकें। तो इसकी स्केल को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं हम। यहाँ पर ये 0 है और ये x अक्ष है
ये वाई अक्ष है। एक्स मतलब क्या है, सेब का मूल्य, वाई मतलब क्या है, अंगूर का मूल्य। तो यहां पर ले लिया 20, यहां पर ले लिया 40, 60, 80, 100 और 120। यहां देखें तो 20, 40, 60, 80, 100, 120 इस तरीके से बना लिया। पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो जब ये x 20 है तो ये कितना दे रहा है, 120। x बराबर 20, y बराबर 120, x बराबर 50, y बराबर 60। तो 50 यहां पर आएगा, 60 यहां पर। x बराबर 70, y बराबर 20, 70 यहां पर है, 20 यहां पर है। इन तीनों बिंदुओं को हम जोड़ देते हैं तो ये इससे एक रेखा बन जाएगी। इसका ज्यामितीय निरूपण है। ये किसका हुआ, फर्स्ट वाले का। सेकंड का बना लेते हैं, उसके लिए हम कोई और रंग ले लेते हैं। ये हरा रंग ले लिया। ये फर्स्ट के लिए है। सेकंड के लिए देखें, x जब 20 है तो y कितना है, 110। 110 मतलब इन दोनों के बीच में कहीं यहां पर ये आ गया। x 50 है तो y भी 50 है, x 50, y भी 50। x 70 है तो y 10 है, मतलब इसके नीचे जा रहा है इस तरीके से। ये बन जाएगा। अगर आप इनको ध्यान से देखें, दोनों समांतर चल रही हैं। ये समांतर रेखाएं हैं, इनका कोई हल नहीं होगा, इनका कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम प्रश्नावली 3.1 समाप्त करते हैं। इसके बाद हम प्रश्नावली 3.2 प्रारंभ करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।